मिस्टर अमिताभ कांत, वो भारत के G20 शेरपा है और वो फॉर्मर CEO भी रह चुके हैं नीति आयोग के। सर धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए और आपका टाइम हमारे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर G20 की जो प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली है, इसका अगर आप देखेंगे तो काफ़ी सारी हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपके नीति आयोग के जो दिन थे उसके पर्सपेक्टिव में और जो अभी आप रोल प्ले कर रहे हैं, बजट से आपके क्या उम्मीदें हैं और उसका असर क्या आपको लगता है G20 पे भी पड़ेगा? नहीं, बजट से तो ये उम्मीदें हैं कि हमारा जो ग्रोथ मोमेंटम है, हम फास्टेस्ट ग्रोइंग डेमोक्रेसी है, हमारा फिस्कल प्रूडेंस है, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। तो बजट में मेरे विचार से तो एक फिलॉसफी होगी ग्रोथ की, एक फिलॉसफी होगी कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक फिलॉसफी होगी ऑफ मेकिंग थिंग्स इजी एंड सिंपल फॉर द कंट्री, एक फिलॉसफी होगी कि हम ग्लोबल मार्केट्स को पेनिट्रेट करें। तो ये फिलॉसफी ग्रोथ और डेवलपमेंट का बजट होगा। जैसे आपने कहा कि ग्रोथ के ऊपर मेन फोकस होगी, लेकिन अभी ग्लोबल इकोनॉमी के जैसे हालात बने हुए हैं, उसके मद्देनजर आपके क्या व्यूज है? मतलब इस जो सिचुएशन बनी हुई है, इसमें इंडिया क्या रोल प्ले कर सकती है? देखिए, अभी जो चुनौती है कि ग्रोथ स्लो डाउन हो रहा है जी, और वो स्लो डाउन हो रहा है क्योंकि कई देशों में इन्फ्लेशन चल रहा था, तो उन्होंने स्ट्रॉन्ग मेजर्स लिए, डॉलर स्ट्रेंथन हुआ, तो उसका इम्पैक्ट और देशों पर पड़ा। और क्योंकि करेंसी को सक आउट करना था इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, तो ग्रोथ को इम्पैक्ट हुआ है। पर ये जो स्लो डाउन है ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके साथ साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि जब कोविड हुआ तो 200 करोड़ लोग गरीबी में गए, करीब 15 से 20 करोड़ लोगों ने अपनी नौकरी गुमा दी। तो हमें जो भी करना है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट आवश्यक है। वो आएगी जब इन्वेस्टमेंट होगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, वो आएगा जब कंजम्पशन बढ़ेगा, वो आएगा जब इन्वेस्टमेंट बढ़े, और सबसे ज़्यादा कि हमारी एनिमल स्पिरिट्स जो हैं प्राइवेट सेक्टर की, उनको हम कैसे बढ़ावा देंगे। और कई सालों से ये एनिमल स्पिरिट्स रुकी हुई हैं। जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सर आपने कहा स्लो डाउन की बात ना, उसके साथ ये भी आता है कि सप्लाई चेन डिसरप्शन जो बनी हुई है, क्योंकि एक हम देख रहे हैं रशिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रही है, शायद वो 1 साल होने को आएगा। उसके ऊपर से ये भी है कि फूड एनर्जी प्राइसेस भी बढ़ रही है, तो इसका कैसे G20 में इंडिया इसका कैसे एड्रेस करेगा, ये जो चैलेंजेस है? नहीं, चैलेंजेस तो बहुत हैं। SDG के चैलेंजेस हैं, क्लाइमेट एक्शन के चैलेंजेस हैं, जियोपॉलिटिक्स के चैलेंजेस हैं, ग्लोबल डेट के चैलेंजेस हैं। पर हर चुनौती के आगे एक अवसर होता है, और इंडिया वो लीडरशिप पोजीशन रख के सबके साथ चर्चा करके और आगे बढ़ेगा। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम ग्रोथ को भी मोमेंटम दें, SDG को भी मोमेंटम दें, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत बड़ा मोमेंटम दें, वेमेन लेड डेवलपमेंट को बहुत बड़ा आगे चल के हम करें। तो ये सब हमारा लक्ष्य है। सर आपने ये भी बताया कि जो इंडिया का अभी जो सिचुएशन है, हम उसका अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, लेकिन ये भी एक देखने को मिल रहा है कि कुछ कंट्रीज इंडिया को बोलना चाह रहे हैं कि उनका क्या एजेंडा होना चाहिए। आप G20 के शेरपा है, आप सारे मेंबर्स से ऑलरेडी बात कर रहे हैं, तो वो आपसे क्या कह रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि इंडिया एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में बात करे? उसको आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, सारी कंट्रीज को का व्यू यही है कि इंडिया की प्रेसिडेंसी, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कि एक्शन ओरिएंटेड हो, डिसाइसिव हो, और वो करेंगे तभी दुनिया आगे बढ़ेगी। और ये आवश्यक है आज के माहौल में। तो हमारे जो प्रधानमंत्री का पर्सपेक्टिव और विजन है, उन्होंने बाली में बताया, और उस विजन के हिसाब से हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, और हम
इंक्लूसिव, रेजिलिएंट और सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करेंगे, हम मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म्स की बात करेंगे, हम ग्रोथ की बात करेंगे। ये सब चर्चा होगी, साल भर यही चर्चा चलेगी और वो सितंबर 9-10 को लीडर्स की मीटिंग में यही चर्चा होगी। सर, आपने हाल ही में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर एक आर्टिकल लिखी है। आपने ये भी कहा है कि डिजिटल ट्रांसपेरेंसी और जो साइबर सिक्योरिटी है उस पे इंडिया काफ़ी फोकस देगी अपनी G20 के प्रेसिडेंसी के दौरान। क्या आप हमारे दर्शकों को बोलना चाहेंगे आप एग्जैक्टली इंडिया किस दिशा पे उसमें देखें? देखिए, इंडिया ने एक बड़ा अनोखा मॉडल तैयार किया डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिसका सारा इनोवेशन इंडिया में हुआ, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, ये ओपन APIs है, ये इंटर ऑपरेबल है। ये बिग टेक का मॉडल जैसे अमेरिका ने डेवलप किया वैसा नहीं है। और ये मॉडल हमारे विचार से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ रेलवे ट्रैक बनाए गए और रेलवे ट्रैक के ऊपर इनोवेशन प्राइवेट सेक्टर ने किया। तो भारत एक अकेला देश है जहाँ फोन पे और गूगल पे compete करते हैं मार्केट्स में। तो ये कोविन हमने किया, 2.5 बिलियन वैक्सीनेशन हुआ। इसी तरह हमारे विचार से जो डिजिटल आइडेंटिटी हुई, जो बैंक अकाउंट्स बने, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ, जो डिजी लॉकर हुआ, ये सब डिजिटल पब्लिक गुड्स बने। और ये डिजिटल पब्लिक गुड्स का जो मॉडल है, क्योंकि दुनिया में अगर आप देखते हैं तो 400 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल आइडेंटिटी नहीं है, 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई भी तरीका नहीं है जिससे वो डिजिटल बैंक अकाउंट्स खोले, और 133 देश ऐसे हैं जहां पर कोई फास्ट पेमेंट नहीं है। तो इंडिया का जो मॉडल है वो हम हर देश में ले जाकर एक लो कॉस्ट मॉडल बनाकर इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और ये इंडिया का एक सॉफ्ट पावर है। सर, ये भी देख रहे हैं कि क्योंकि अभी हम डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, एक जो चीज अभी हम देख रहे हैं इंडिया में नया दौर शुरू हुआ है वो है क्रिप्टो करेंसी का। उसमें कैसे G20 अपना फोकस डालेगा? ये इस पे माननीय प्रधानमंत्री जी और FM ने पहले बोला हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी के लॉस कोई एक देश नहीं बना सकता। अगर एक देश बनाता है तो वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस है और या वहाँ जो इनोवेशन हो रहा है वो सारा का सारा स्किल्ड मैन पावर किसी और देश में चला जाता है। तो एक दुनिया के रेगुलेशंस बनाने ज़रूरी हैं, और वो रेगुलेशंस उस पर जो चर्चा हुई थी कि IMF बनाए, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने भी कुछ काम इस पर किया है, पर आगे चल के ये कैसे बनाए जाए और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाए ये हमारा फाइनेंस ट्रैक चर्चा करेगा। IMF को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, पर ये फाइनेंस ट्रैक में ज़रूर ये चर्चा पे आएगा। तो मतलब ये प्रायोरिटी में है? बिल्कुल, फाइनेंस ट्रैक की प्रायोरिटी में। जी। सर, अभी हम ये भी देख रहे हैं कि चीन में नए कोविड के स्ट्रेन्स आ रहे हैं। चीन के अगर डेटा आप देखेंगे तो 1 मिलियन केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं, शायद उससे ज़्यादा भी हो। तो क्या इसका असर इंडिया के प्रेसिडेंसी पे पड़ेगा? और आपका अगर जो पर्सपेक्टिव है कि G20 इसको कैसे देखेगा? नहीं, हमारी प्रेसिडेंसी पे ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक तो हम लोगों ने अपना सारा वैक्सीनेशन किया हुआ है, हमारी वैक्सीन सक्सेसफुल रही है, हमने कोविन को फैलाया है, हम वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, हमने वैक्सीन मैत्री की हर जगह। तो दुनिया से लोग तो आएंगे, और चाइना में जो फैला है हम उनको विश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीनेट करें। हम चाहेंगे कि वहाँ पर भी ये जल्दी से उनको सफलता मिले, क्योंकि एक कोविड पेशेंट कहीं भी दुनिया में हो उसका इम्पैक्ट दूसरे देशों में फैलेगा। तो इसलिए हर दुनिया में हर जगह हमें कोविड को ख़त्म करना आवश्यक है, और मुझे नहीं लगता कि हमारी प्रेसिडेंसी में इस पर कोई भी इम्पैक्ट होगा। तो इसके ऊपर क्या चाइना के साथ कोई बातचीत चल रहा है? देखिए, चाइना के इसके बारे में तो जो बातचीत है वो चाइना डिसाइड करेगा उनको क्या करना है। ये तो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसी है कि उनको कोविड कैसे हैंडल करना है, उनके गवर्नेंस के इशू में हम लोग तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। सर, ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे हमने देखा जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई, वेस्टर्न कंट्रीज का एक रुख रहा है कि इंडिया क्यों नहीं रशिया के अगेंस्ट बोल रहा है। शायद G20 पे इंडिया के ऊपर वो दबाव फिर से आए कि आप एक पोजीशन ले, जबकि इंडिया ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने काफ़ी बार बोल चुके हैं कि डायलॉग एंड द डिप्लोमेसी इज द ओनली वे फॉरवर्ड। तो इसका आपको लग रहा है G20 में फोकस ज़्यादा होगा? नहीं, ये बाली की समिट में
के पहले चर्चा हुई थी इस पे, तो माननीय प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट है कि टुडेज एरा इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, उसको हम लोगों ने बाली समिट के डिक्लेरेशन में कम्युनिके में आया था, और ये भी कहा गया था कि थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर इज इनएडमिसिबल। और ये मतलब ये भी प्रधानमंत्री जी का ही कहना था कि न्यूक्लियर वॉर की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, और इसमें ये वॉर को डिप्लोमेसी और डायलॉग के थ्रू ख़त्म करना चाहिए। तो हमारा जो व्यू है बड़ा क्लियर है, और ये व्यू पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया बाली में, तो हम उसी स्टैंड पर आगे चलेंगे, और मुझे नहीं लगता कि कोई चुनौती आएगी इसमें। ये इश्यू बाली में सेटल होगा। जी सर, आप G20 के शेरपा हैं, तो आपके ऊपर ये और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आप चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को एक जो प्लेटफॉर्म है उस पे लाएंगे, उसके ऊपर भी काफी बातचीत हो रही है। तो कहाँ तक आपको लग रहा है इंडिया सक्सेसफुल हो पाएगी? नहीं, भारत की जो प्रेसिडेंसी है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक्शन ओरिएंटेड होगी, डिसाइसिव होगी, दुनिया के जो चैलेंजेस है उनके सोल्यूशन के लिए होगी, रिफॉर्म ओरिएंटेड होगी। ये लीडरशिप को माननीय प्रधानमंत्री इनवाइट करेंगे, और हमारा जो लक्ष्य है कि G20 न केवल इंडिया का है, इंडिया प्रेसिडेंट है, पर G20 तो सबके लिए है, और हम एक डेवलपिंग साउथ की आवाज़ बन के निकलेंगे। पर सबको इनवाइट तो सबको करेंगे, जो जो हमने हमारे कुछ स्पेशल इनवाइटीज हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको इनवाइट करेंगे। सर, और एक बात जो काफी चर्चा पे अभी चल रही है कि कहाँ कहाँ G20 के मीटिंग्स होंगे। समिट ठीक है राजधानी पे होगी, लेकिन जो अलग मीटिंग्स है जैसे आपने कहा फाइनेंशियल ट्रैक, सो कितने शहरों को आप फोकस में लाएंगे? क्योंकि ये एक और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो है एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया को भी दिखाने का G20 के सामने कि हम कितने डाइवर्स हैं, कितने तरीके के हमारे कल्चर्स हैं। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? करीब 215 मीटिंग्स होंगी, 56 शहरों में होंगी, और ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि ये सिटी अपने आप को बदले, वहाँ की रोड्स ठीक हो, वहाँ के पॉट होल्स हटे, वहाँ के ड्रेनेज स्वेज सॉलिड वेस्ट ठीक हो। और हमने देखा कि राजस्थान ने उदयपुर में किया, मुंबई में हुआ, बेंगलोर में हुआ, सब जगह सफाई सुथराई हुई, ब्रांडिंग हुई। इसी तरह ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि हम इन स्टेट्स को एक ट्रैवल और टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट करें, हम इनको बहुत बड़ा एक हैंडीक्राफ्ट डेस्टिनेशन की तरह निकालें, और इन्हीं स्टेट्स को हम एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन फॉर क्विजीन बना के निकालें। तो ये एक अवसर है कि हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में ये मीटिंग्स होंगी, और वो अपना अपना ब्रांड बना के दुनिया के मार्केट को पेनिट्रेट करें। ये बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, क्विजीन की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है दुनिया में। इन सब मार्केट को हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी पेनिट्रेट करें। लेकिन जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट की बात है सर, देखा जाए दूसरे शहरों में, टियर 2 टियर 3 सिटीज में, उसमें क्या काम शुरू हो गया है? बहुत काम हुआ है, उदयपुर में बहुत काम हुआ था, इसी तरह पूना में काम हो रहा है, औरंगाबाद में काम हो रहा है। हर शहर जहाँ जहाँ मीटिंग हो रही है, हर शहर यूनियन टेरिटरीज में काम हो रहा है, दमन एंड दीव में काम हो रहा है, लक्षद्वीप में काम हो रहा है, अंडमान में बहुत काम हुआ। तो हर सिटी, हर शहर, हर जगह जहाँ जहाँ मीटिंग होगी, सब जगह उनको हम साफ सुथरा करेंगे। सर, एक सवाल है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। हम देख रहे हैं लगातार जो प्राइसेस है बढ़ रहे हैं, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी का एक क्राइसिस सिचुएशन बना हुआ है, उसके ऊपर G20 प्रेसिडेंसी में इंडिया क्या बोलने वाला है, क्या एडवाइस करेगा उसको? देखिए, इशू आएगी इंक्लूसिव, रेजिलिएंट, सस्टेनेबल ग्रोथ की, क्योंकि दुनिया में ग्रोथ लाना आवश्यक है। और ये क्योंकि एक इकोनॉमिक फोरम है, एक ग्रोथ का फोरम है, तो ये चर्चा में तो जरूर आएगा जब लीडर्स मिलेंगे, और इसके बारे में चर्चा होगी। इसी तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में चर्चा होगी, इसी तरह क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में चर्चा होगी, इसी तरह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में चर्चा होगी, और इसी तरह वुमेन लेड डेवलपमेंट के बारे में चर्चा होगी। बिल्कुल होलिस्टिक अप्रोच होगा। सर, मेरा आखिरी सवाल आपके लिए, ये जो ईयर है इंडिया के लिए, ये साल काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें भी क्या आपको लग रहा है कि इंडिया, जैसे बाली ने भी, इंडोनेशिया ने भी कोशिश करी थी, एक जो रेजोल्यूशन का जो बात होता है कोई भी इश्यूज के ऊपर, उसमें एक अपना छाप छोड़ जाए, जैसे कहते हैं ना, तो उसको आप एक आउटकम क्या आप देख रहे हैं ऐसा कुछ? नहीं, हम हर जगह छाप छोड़ेंगे,
हम छाप छोड़ेंगे अपने कंटेंट और सब्सटेंटिव मैटर्स में कि ये समिट यादगार बने। हम अपनी छाप छोड़ेंगे लॉजिस्टिक्स में जी कि ये समिट यादगार रहे। हम एक कल्चरल एक्सपीरियंस, एक क्विजीन एक्सपीरियंस, एक डेस्टिनेशन बिल्डिंग एक्सपीरियंस, सब जगह अपनी छाप छोड़ेंगे कि ये समिट बाकी समिटों से बहुत अलग थी और बहुत महत्वपूर्ण थी और सबसे बेस्ट समिट थी। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बात बहुत बहुत करने के धन्यवाद। लिए। ये थे मिस्टर अमिताभ कांत, भारत के G20 शेरपा एंड फॉर्मर CEO नीति आयोग।